Hello and welcome you all to my channel. This is Megha. Today we are going to learn about DNA fingerprinting. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DNA fingerprinting. ठीक है? So this is the 13th video of the chapter molecular basis of inheritance. So this chapter I am going to complete today. This is the last topic, right? तो अब हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे DNA fingerprinting क्या होता है और जो DNA fingerprints होते हैं वो सबके अलग होते हैं। तो उन डीएनए फिंगरप्रिंट्स को कैसे जो है एक शीट पे लिया जाता है। ठीक है, अब फिंगरप्रिंट्स तो हमारे फिंगर्स पे भी यहाँ पे प्रिंट्स होते हैं ना, ये भी सबके अलग अलग होते हैं, राइट। ऐसे ही डीएनए के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी सबके अलग अलग ही होते हैं, राइट, एक्सेप्ट द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, जो ट्विंस मतलब एक ही जाइगोट से बने हैं, एक ही जाइगोट से अगर दो बच्चे बने हैं तो दे आर द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब भाई एक ही जाइगोट से बने हैं तो उनका तो डीएनए बिल्कुल मैच करेगा, नो चेंजेस आर देयर, सेम टू सेम होगा। So except the monozygotic twins, everybody has different DNA fingerprints, isn't it? देखिए, अब ये डीएनए फिंगरप्रिंट हमारे क्वेश्चन आता है माइंड में कि व्हाई इट इज डन, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो फर्स्ट important use is the paternity disputes, isn't it? Suppose this is a father is having the chromosomes, we all have 23 pairs of chromosomes। तो अभी मैं 3 ड्रॉ कर रही हूँ, ये फादर के क्रोमोसोम्स हैं और ये है मदर के क्रोमोसोम्स। So what the child receive? The child will receive half of the chromosomes from the father and half of the chromosomes from the mother। ठीक है, आधे क्रोमोसोम फादर से आते हैं, आधे क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं। This is what happens. So this is the offspring। ठीक है, तो you can see कि जो आधे फादर से आए तो वो सेम टू सेम आए हैं। So to solve the paternity disputes, this DNA fingerprinting is done। Second is for the forensic investigation। ठीक है, suppose there is a house, एक घर है, इसमें एक पर्सन का हो गया है मर्डर। तो यहाँ पे हो गई क्राइम सीन है, यहाँ पे क्राइम हुआ है, isn't it? अब इस क्राइम सीन के पास अगर कुछ ब्लड की ड्रॉप्स मिली या कोई सेल मिल जाए स्किन का, है ना, या कोई अगर किसी जेंट्स ने किया है, रेप वगैरह केसेस है तो सीमेन भी मिल सकता है, ठीक है, और सलाइवा भी मिल सकता है। तो इन सब चीजों को यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द डीएनए फिंगरप्रिंट्स, isn't it? हाँ भाई, ऐसा थोड़ी ना हमें सस्पेक्ट्स भी पता होना चाहिए, हमें क्या पता कि इसने मर्डर किया है। तो अगर हमें ये पता है कि ये 4 लोगों में से कोई एक है जो मर्डर कर सकता है, ठीक है, ये 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ये सस्पेक्ट्स हैं। हाँ, we think that can be anyone from these 4 who has done this murder। So what we do? We will take the samples from these 4 also। ठीक है, ये 4 सैंपल हमें और लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक सैंपल हो गया क्राइम सीन से मिला हुआ, 4 सैंपल ही हो गए। ठीक है, अब क्राइम सीन वाले की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाएगी और उसके साथ साथ इन चारों की भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाएगी। अब फिंगरप्रिंट्स जो है मैच होंगे, किसका किसके साथ मैच होगा, वही है जिसने मर्डर किया है। ठीक है, तो हम इसमें आज देखेंगे ये डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो है कैसे किए जाते हैं। Now, this is very important. The scientist who has discovered this DNA fingerprinting is Alex Jeffrey। Remember the name of the scientist। And DNA fingerprinting is also called DNA profiling and DNA typing। ठीक है, तो DNA fingerprinting को DNA profiling और DNA typing भी बोलते हैं। DNA को टाइप किया जा रहा है एक तरह से, isn't it? Is it clear? Now, sometimes I use the word chromosomes, sometimes I use the word DNA। So you know, everybody know that the cell cycle, जो सेल की साइकिल होती है उसमें होते हैं 2 फेज, एक होता है एम फेज, एक होता है इंटर फेज। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज अगेन, G1, S एंड G2। नाउ इस पीरियड में जब डीएनए होता है तो वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है ना, बहुत ही धागे जैसा, ऐसा धागा जैसा पड़ा होता है, राइट।
और भाई G1 फेज में तो वो ऐसे होता है सपोज, है ना, और S फेज में इसका हो जाता है डुप्लीकेशन, तो ये स्टेप्स हो जाता है डुप्लीकेशन होने से, ठीक है। तो अभी हम इंटरफेज में देखते हैं, तो इंटरफेज में तो ये डीएनए जो है क्रोमेटिन के फॉर्म में पड़ा हुआ है। ओके, डीएनए जो होता है स्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे लिपटा हुआ होता है, ये एक स्टोन प्रोटीन है, ये दूसरी स्टोन प्रोटीन है, ये तीसरी स्टोन प्रोटीन है, इन दिस वे, है ना। और इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल बीट्स ऑन द स्ट्रिंग मॉडल। ऐसा लगता है मोतियां में, धागे में मोतियां पिरोई हुए हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल क्रोमेटिन, ठीक है। अब इस क्रोमेटिन को बहुत सारा कंडेंस कर दो, इस क्रोमेटिन को कर दो कंडेंस, तो दिस विल व्हाट विल फॉर्म, दिस विल फॉर्म द क्रोमोसोम। ओके, तो डीएनए से एक क्रोमोसोम बने। अब कितने क्रोमोसोम बने, हाउ मेनी क्रोमोसोम वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, इजंट इट। आधे क्रोमोसोम फादर से आए हैं, आधे क्रोमोसोम हमारे मदर से आए हैं। तो एम फेज में आके हमें क्रोमोसोम्स नजर आते हैं, ठीक है। और एम फेज में क्रोमोसोम कुछ इस एग शेप का नजर आता है, ओके, क्योंकि इसका डुप्लीकेशन हो गया है, डबल हो गया ना। अब इसको डिवाइड होना है, एक सेल से दो सेल बनेंगी, तो ये दो सेल बनेंगे, तो भाई ये आधा क्रोमोसोम इस सेल में चला जाएगा और ये आधा फट के उधर चला जाएगा, स्प्लिट हो गया, इजंट इट। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दिस, क्रोमोसोम बोले डीएनए बोले, डोंट बी कंफ्यूज कि क्रोमोसोम कहाँ बोल रहे हो डीएनए कहाँ बोल रहे हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये वाली बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि 99% जो डीएनए है, देखो डीएनए कितना लंबा है, 2.2 मीटर का जो पूरा डीएनए है। अब 2.2 मीटर से आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बने, ये याद रखिएगा, है ना। 2.2 मीटर तो पूरा डीएनए है। अब भाई आप एक पर्टिकुलर स्टेज पे आप कैसा होता है, क्रोमेटिन फॉर्म में है ना, तो ऐसा उलझा पुलझा पड़ा होता है, ऐसा ऐसा, तो प्रॉपर शेप में तो नहीं, क्रोमोसोम की शेप में तो है नहीं, क्रोमेटिक मटेरियल ऐसे उलझा पुलझा पड़ा हुआ है। इस डीएनए को अगर हम निकालें तो इसकी जो लेंथ है वो है 2.2 मीटर, इजंट इट। अब डीएनए को हम देखें कि 0.1% जो डीएनए है वो डिफरेंट है, देख सकते हो कितना कम। 99.9% डीएनए सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। भाई जो मेरे अंदर प्रोटीन बन गई वो आपके अंदर बन गई है, वो दूसरे के अंदर बन गई, मेरे अंदर इंसुलिन बन रहा है दूसरे के अंदर बन रहा है, बायल जूस बन रहा है दूसरे के अंदर बन रहा है, पैंक्रियाटिक जूस बन रहे हैं, एवरीबॉडी हैविंग द सेम प्रोटीन्स एंड ऑल, है ना। सो 99% तो डीएनए सेम ही होगा, केवल 0.1% जो डीएनए वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब जो डिफरेंस है इसमें लाई करता है आपका, इसी से हम पता लगाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये हमारे काम का है, दिस इज वी यूज फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। भाई जो सेम है उसको तो यूज कर ही नहीं सकते, है ना, वी विल यूज द डिफरेंट डीएनए, और डिफरेंट डीएनए कौन सा, 0.1%, इतना ही डिफरेंट है, ओके। अब देखो जो डिफरेंट डीएनए है उसको हम बोलेंगे सैटेलाइट, ऐसा नहीं डिफरेंट डीएनए को सैटेलाइट बोलेंगे। सैटेलाइट डीएनए वो होता है जिसमें जो सीक्वेंस होते हैं वो रिपीट्स होते हैं, ठीक है। सीक्वेंस जो होते हैं रिपीट्स होते हैं, जैसे ए सी टी, ये हमने एक सीक्वेंस ले लिया ए सी टी, फिर से रिपीट हो रहा है ए सी टी, ठीक है। ए सी टी ये एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड पे डीएनए के, एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड पे यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट होते जाता है, ए सी टी ए सी टी ए सी टी, लाइक दिस, ठीक है। और दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होगा, ए के अपोजिट टी, सी के अपोजिट जी, टी के अपोजिट ए, ये होगा टीजी 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 टी। तो हम एक ही स्ट्रैंड पे देखते हैं, एसीटी 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 रिपीट होता है, रिपीट होता है। जो ये जो रिपीटेशन हो रहा है इस डीएनए को बोलते हैं हम सैटेलाइट डीएनए, ओके। इस सैटेलाइट डीएनए को जो हमारा डिफरेंट है ना, ये जो रिपीट्स है किसी में 4 होंगे, है ना। अगर हम क्रोमोसोम 1 की बात करें, क्रोमोसोम 1 ये 3 लोगों का क्रोमोसोम 1 ले लेते हैं, ए बी और सी का, ठीक है। अभी एक ही क्रोमोसोम लिया, हमें पता है क्रोमोसोम होते हैं पेयर में, ये पेयर बना दीजिए, ठीक है, पेयर है इसका। तो यहाँ पे ये जो एसीटी 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 जो रिपीट हो रहा है वो मान लो 2 बार हो रहा है, इसमें मान लो 1 2 3 बार हो रहा है, ये हमारा क्रोमोसोम है 2 या 3 बार हो रहा है, इसके पास मान लो सपोज 5 बार हो रहा है, और यहाँ पे इसके 4 बार हो रहा है। तो ये आप देखेंगे कि जो रिपीट्स हैं ये सब में अलग होते हैं, ये रिपीट्स जो है ये चेंज हो जाती है म्यूटेशन की वजह से,
है ना, कोई बीच में और सीक्वेंस आ गया, ACT के बीच में कोई और सीक्वेंस आ गया, GT, नॉट सी यू तो आएगा नहीं, GT है ना, तो आप देख सकते हो कि ये चीज अलग आ गई। तो अब ACT अलग हो गया, ये दो अलग हो गए और एक ही अलग हो गया। तो म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो सीक्वेंस है जो रिपीट हो रहा है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए वो डीएनए होता है जिसमें जो सीक्वेंस है वो रिपीट्स होते रहते हैं। अब सैटेलाइट डीएनए को भी दो में फर्दर डिवाइड किया गया है। पहली बात ये कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन से बल्क डीएनए को सैटेलाइट डीएनए से हम अलग कर सकते हैं। ये बल्क डीएनए जो बिल्कुल सेम है सबका, जो डिफरेंट है वो सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। इसको हम कैसे अलग करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से। हाई स्पीड रोटेशन से एक मशीन होती है जिसमें बहुत तेजी से रोटेशन होता है ना, उसमें ट्यूब छोटी छोटी लगा दी जाती है, उसमें डाल दिया जाता है सैंपल, ठीक है। और डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो हैवी है वो नीचे आएगा, है ना, और हल्का वाला ऊपर रहेगा। ऑब्वियसली हल्का वाला कौन सा है, ये है 0.1%। हाँ, तो ये ऐसे ट्यूब में डेंसिटी के अकॉर्डिंग बल्क डीएनए तो नीचे मिलेगा और ये ऊपर मिल गया सैटेलाइट डीएनए। Isn't it? ऐसे दो पीक्स मिलेंगे, अगर हम इसकी पीक्स निकालेंगे तो इस तरीके से दो पीक्स मिलेंगी। दिस इज द बल्क डीएनए पीक एंड दिस इज द सैटेलाइट डीएनए पीक, ठीक है। अब हमारे यूज का ये सैटेलाइट डीएनए है। नाउ सैटेलाइट डीएनए भी दो तरह का फर्दर डिवाइडेड है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। नाउ इट डिपेंड्स, माइक्रो तो भैया मिनी से भी छोटा हो गया माइक्रो। माइक्रो में जो रिपीट्स हो रही है वो केवल 2 से 6 बेस पेयर होंगे, 2 to 6 बेस पेयर, यानी कि अगर हम दो बेस पेयर कर लें तो AC 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 ये रिपीट होता जा रहा है बार बार, और 3 बेस पेयर कर लें ACG 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 ACG, ऐसे 6 बेस पेयर कर लो AACGAGT लाइक दिस। ये वाला मान लो, सॉरी ये A फिर से ले लेते हैं AACGAG, है ना, ऐसे रिपीट होता जा रहा है। कितने बेस पेयर है यहाँ पे, है 2 बेस पेयर का रिपीट हो रहा है, ये 3 बेस पेयर का हो रहा है, ये हो रहा है 6 बेस पेयर का पेयर में। बेटा ये मैंने ये बेस लिया है, एक ही बेस लिया है ना, इसके पेयर में भी होगा, एक ही पेयर में क्या होगा, T होगा, तो पेयर में लिख के आते हैं, ठीक है। तो ये बेस पेयर जो है रिपीट होते जा रहे हैं, इसंट इट। तो 2 से 6 बेस पेयर रिपीट होंगे, किसमें, माइक्रो सैटेलाइट, क्योंकि ये भाई सबसे छोटा है, माइक्रो सैटेलाइट है, इसमें छोटे छोटे रिपीट्स हो रहे हैं। और ये जो रिपीट्स हो रहे हैं ये 5 to 200 रिपीट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4, ये 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, लेकिन इट कैन बी 5 to 200 रिपीट्स, 5 से 200 के बीच में ये रिपीट्स हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, STR। छोटे छोटे टुकड़े हैं जो रिपीट होते जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। और जो ये सैटेलाइट डीएनए है ये हमारे सारे पूरे जीनोम में मिलेगा, यानी क्रोमोसोम नंबर 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, एवरी क्रोमोसोम, ठीक है। मिनी सैटेलाइट की बात करें तो यहाँ पे जो बेस पेयर है वो 10 से 100 बेस पेयर है, यानी कि बहुत लंबा बेस पेयर है। अब हम 10 का ले लेते हैं, ATCAG ATCG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1, ठीक है। ये एक बना के ऐसे ही रिपीट होता जा रहा है। फिर से मैं नीचे लिखते हूँ ATCAGTCGA। दिस इज द सीक्वेंस विच इज रिपीटिंग मेनी टाइम्स, ये अभी मैंने 2 बार लिख दिया है। इट इज रिपीटिंग 10 to 100 टाइम्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड पे या एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की हम बात करें तो ये सीक्वेंस जो है बार बार रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट हो सकता है ये, 10 to 15,000 टाइम्स, सॉरी 1500 टाइम्स, 10 to 1500 रिपीट्स हो सकते हैं। ये हमने 2 बनाए हैं, ऐसे ही आप इसके 3 4 5 10 तक इसके रिपीट्स आप बना सकते हो। अब ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है या शॉर्ट टैंडम रिपीट्स है, ये पहले से ही नोन है भाई, पूरा का पूरा जीनोम पढ़ रखा है, पूरा का पूरा जीनोम जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने देखा था, ये पूरा का पूरा जीनोम पता है। तो भाई ये भी तो हमें पता होगा कि कौन सा ऐसे रिपीट्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जब पूरा जीनोम नहीं पता है हमें तो ये भी तो पता होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग प्रोब्स बनाए जाते हैं, हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो है मिनी सैटेलाइट डीएनए ये आपको
एंड में मिलेगा, एट द एंड ऑफ जीनोम। अब भाई क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें, सबको ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये एंड में, एंड होता है ना, जिसको हम टीलोमेरिक रीजन बोलते हैं, ये टीलोमेरिक रीजन होता है, ये यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और कुछ होंगे वो यहाँ पे सेंट्रोमेयर के पास में ज्यादा मिलेंगे। I want to say that they are found generally in the heterochromatin region. हेटेरोक्रोमेटिन जो रीजन है, जहाँ पे जो बहुत ही कंडेंस्ड डीएनए जो इनएक्टिव है ना, इनएक्टिव रहता है ना, ये इस पे तो प्रोटीन प्रोटीन बनती नहीं है, इससे ना एमआरएनए बनता है या आरएनए कुछ नहीं बन रहा है, इससे इनएक्टिव रहता है ना। तो यहाँ पे ही आपको टीलोमियर रीजन के, सेंट्रोमियर रीजन के आसपास आपको ये मिलेंगे, क्या, मिनी सैटेलाइट, ठीक है, इनको बोलते हैं VNTR। देखो टी का, टी से मतलब है टेंडम, और टेंडम का मतलब होता है जो एक के बाद एक आ रहा है, जैसे ACG आया, फिर से ACG आ गया, फिर से ACG आ गया, एक के बाद एक आता जा रहा है ना। ऐसा नहीं है ACG आया फिर आ गया बीच में GAT, फिर ACG आ गया, फिर ACG आ गया, तो ये बीच में तो अलग चीज आ गई। तो टेंडम का मतलब होता है वन बाय वन एक के बाद सीक्वेंस में आते जा रहे हैं। और वेरिएबल VNTR की फुल फॉर्म है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, यानी कि जो टेंडम है, टेंडम रिपीट्स जो है वो वेरिएबल है, यानी कि सब में अलग अलग है ना। अभी जैसे मैंने बताया क्रोमोसोम नंबर 8 है ये सपोज किसी A पर्सन का, क्रोमोसोम नंबर 8 है ये सपोज B पर्सन का, क्रोमोसोम नंबर 8 है सपोज C पर्सन का, इस पे वो 10 बार रिपीट हो रहे हैं, इसमें वो 20 बार रिपीट हो रहे हैं, और इसमें सपोज 100 बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये वेरिएबल होते हैं, चेंज होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं, सब स्पीशीज में, ह्यूमंस, ठीक है। सो एज आई सेड दिस आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ जीनो, एंड में मिलेगा ज्यादातर, और सेंट्रोमियर के पास मिलेंगे, ठीक है। तो सैटेलाइट डीएनए समझ में आ गया, सैटेलाइट डीएनए होता है जो रिपीट होते रहते हैं, सीक्वेंस में रिपीट होते रहते हैं, तो उसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए को फर्दर डिवाइड किया गया मैक्रोसैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ठीक है। पहले जो था VNTR यूज किए जाते थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, VNTR, बट नाउअडेज शॉर्ट टेंडम रिपीट्स यूज होते हैं, यानी कि STR यूज होते हैं, क्योंकि STR बहुत छोटे छोटे सीक्वेंस हैं बेस पेयर्स के, है ना, इनकी प्रोब बहुत इजी होता है बनाना। VNTR भाई 100 बेस पेयर या 10 बेस पेयर लंबा होता है, तो इसका सीक्वेंस बनाना थोड़ा, प्रोब बनाना इसका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले तो यही यूज होता था VNTR, बट नाउअडेज STR टेक्निक इज ऑल्सो यूज्ड। क्लियर है ये वाली बात? सैटेलाइट डीएनए क्लियर हो गया? ओके, अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन इन एन इंडिविजुअल एट अ जेनेटिक लेवल ड्यू टू म्यूटेशन। ये वही बात हो गई कि हमने देखा कि जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हैं वो सब में अलग अलग है ना, वेरिएशन हो रहा है इंडिविजुअल में, और ये जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन है। और ये क्यों होता है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, उसी लोकस, एक चीज और याद रखिएगा, वो सेम लोकस की बात कर रहे हैं, इसी लोकस की हम बात करें तो इसी लोकस पे यहाँ पे 10 रिपीट है तो इसमें 8 है, तो तीसरे पर्सन में उसी लोकस पे 6 है ना। तो ये जो रिपीट्स है भाई सब में अलग अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 8 रह गए, क्योंकि जो थे 10 थे पहले सपोज, तो 8 अलग हो गए और 2 अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ और सीक्वेंस आ गए। बात समझ में आई? तो भाई ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट जो है, जिसकी वजह से सारे जो है जेनेटिक, जो हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो की जाती है, सबकी अलग अलग होती है ना। इसमें सैटेलाइट डीएनए का यूज होता है, सैटेलाइट डीएनए में शॉर्ट टेंडम रिपीट्स या वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स दोनों ही यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है ना, टेक्निक क्या है। सबसे पहले इजी सा हम डायग्राम देख लेते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले हमें डीएनए निकालना है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमेटिन पड़ा हुआ है, इसमें से हमें डीएनए निकालना है, ठीक है। तो ये सपोज एक कोई भी सेल ले लो, ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन सेल ले लो, स्किन सेल हो सकता है, ब्लड सेल, ब्लड हो सकता है ना। उसमें से हमने निकाल लिया डीएनए, डीएनए को आइसोलेट कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे बहुत सारी एंजाइम्स वगैरह यूज होती हैं जो सब चीज को डाइजेस्ट कर लेती हैं, डीएनए ले जाता है। तो डीएनए को निकाल लिया गया, ये आ गया डीएनए।
फर्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए. सेकेंड स्टेप इज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन. अब ये डीएनए तो भाई एक ही मिला, पता चला इससे हम नहीं निकाल पाए सीक्वेंस, तो ये तो वेस्ट हो गया. तो इसके हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी होती है, जिसे बोलते हैं पॉलीमराइज चेन रिएक्शन. एक डीएनए से कई सारे इसकी क्लोनिंग की जाती है और जैसे इस डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है मल्टीपल ऑफ टाइम्स, तो इससे बहुत सारे डीएनए सेम टू सेम डीएनए की कॉपी मिल जाती है. ईसीआर टेक्निक होती है. फिर आती है नेक्स्ट टेक्निक इज दी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो मॉलिक्यूलर सीजर होती है. इससे डीएनए को कराया जाता है डाइजेशन ऑफ डीएनए. ठीक है, ये पूरा डीएनए है. इस डीएनए को जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होती है, एंडोन्यूक्लियस मतलब बीच बीच में से काटेंगे इस डीएनए को. ठीक है, इस डीएनए को बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे. तो इस डीएनए को उन्होंने काट दिया, और ऐसे नहीं कहीं से भी काट देती है, ये पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जहाँ पे वो सीक्वेंस मिलता है, जहाँ जहाँ वो सीक्वेंस इन्हें दिख जाता है वहीं से डीएनए को काट देती है. ठीक है, तो सब एंजाइम्स का अलग सीक्वेंस होता है. जैसे अगर हम इकोलाई की जो इकोलाई से निकाली जाती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1, ये निकाली जाती है इकोलाई से, है ना. तो ये इसका एक सीक्वेंस है, वो भी मैं आगे दिखाऊंगी वहीं से ही काटती है. तो वो सीक्वेंस जैसे इसे मिल जाएगा वहीं से ही काटेंगे. तो ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल गए, डीएनए के टुकड़े मिल गए. कुछ बड़े फ्रेगमेंट हैं, कुछ छोटे फ्रेगमेंट हैं. इस तरीके से डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं. ठीक है, तो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलने के बाद इसका किया गया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, ये एक ट्रे होती है, उसमें नेगेटिव साइड में वेल्स बनाए जाते हैं. ओके, यहाँ पे ये वेल्स हैं, वेल्स होते हैं नेगेटिव साइड में, क्योंकि ये वाला जो एंड है ये कैथोड है, इसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और ये वाला एंड जो होता है ये पॉजिटिव है, इसे पॉजिटिव यानी कि एनोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं इसको, ये एनोड है, क्योंकि डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज. तो भाई जो वेल्स बनेंगे, जो ये वेल्स बनाए गए हैं, यहाँ पे ही डीएनए को ऐड किया जाए. ये जो डीएनए हमने ऐड, ये जो काटा है ना डीएनए, इसको यहीं पे ऐड कर देंगे. और ये ट्रे में होता है जेल. एगरोस जेल इज मोस्टली यूज्ड. एगरोस, इस एगरोस जेल में होते हैं छोटे छोटे होल्स. ठीक है, उन होल्स में से ये डीएनए भागता है. ठीक है, ये सपोज क्राइम सीन में से डीएनए मिला था, क्राइम वाला डीएनए है. ये सस्पेक्ट का डीएनए है, सस्पेक्ट ए बी यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, क्राइम वाले सीन का डीएनए ये गया भागा, इसके फ्रेगमेंट्स हमें मिलेंगे, बड़ा यहाँ, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, यानी कि जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट है डीएनए का वो मिलेगा आपको पॉजिटिव टर्मिनल साइड में. ओके, जो हल्का है वो बहुत आगे भागता है, बड़ा है वो पीछे रह जाएगा ना, हल्की चीज आगे भागेगी. तो दैट्स व्हाट हैपन, पॉजिटिव टर्मिनल सबसे हल्का है वो सबसे पहले भाग जाएगा. तो ऐसे ही इसका भागेगा, ए वाले का सबसे बड़ा यहाँ मिल गया सपोज इसका फिर नेक्स्ट ये आ गया, फिर यहाँ आ गया. ओके, ये हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद इसमें इस जेल में, वैसे अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखोगे तो इसमें भाई एक डाई डाली जाती है, इथियम ब्रोमाइड. इथियम ब्रोमाइड. क्योंकि ये ऐसे नहीं दिखते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स. इथियम ब्रोमाइड डाली जाती है, फिर इसमें यूवी रेज डाली जाती है इसके ऊपर, बहुत ही कम इंटेंसिटी की, तब ये डीएनए फ्रेगमेंट्स कुछ विजिबल होते हैं, कुछ ऑरेंजिस कलर में. ठीक है, ये याद रखिए, इथियम ब्रोमाइड की डाई डाली जाती है तभी ये दिखते हैं. ये वाली बात क्लियर होगी. अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें हम इस जेल को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस जेल इज वेरी डेलिकेट. अब नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस करेंगे तो जेल जो बिखर जाएगा और डीएनए के फ्रेगमेंट्स भी इधर उधर हो जाएंगे, तो हमें प्रॉपर बैंड्स नहीं मिलेंगे. तो क्या किया जाता है, इसके ऊपर एक लगा दी जाती है शीट, जिसको बोलते हैं हम, इस शीट का नाम है नाइट्रोसेल्यूलोज शीट. काम कर रहा है. ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट लगा दी जाती है इसके ऊपर, और
ये शीट स्टेबल होती है भाई, जेल और डेलीकेट है, शीट स्टेबल है और इस शीट पे ये पूरा का पूरा इस शीट को इस पर रख देते हैं और इसे दबा देते हैं, कुछ हैवी वेट रख दिया जाता है ऊपर, ठीक है, कुछ टिश्यू पेपर वगैरह रख के फिर हैवी वेट रख दिया जाता है, तो पूरा का पूरा डीएनए जो जेल पे था वो आ जाता है नाइट्रोसेल्यूलोज शीट के ऊपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। अच्छा, एक चीज मैंने मिस कर दी, इस सदर्न ब्लॉटिंग से पहले एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। अब हम जो प्रोब बनाएंगे वो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे। अब भाई ऑलरेडी जो डीएनए है, जो इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, ये सपोज डबल स्ट्रैंडेड है, पर प्रोब आके कैसे जुड़ेगा इससे, जब तक सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होंगे, है ना इंपॉर्टेंट चीज। तब तक सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होंगे तो प्रोब आगे कैसे जुड़ेगा, भाई उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए, तभी तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसके, तभी तो वो आगे जुड़ सकता है उससे। समझ में आई बात। तो भाई इन डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ पर डीनेचुरेशन कराया जाता है। पहले डीनेचुरेशन, इसमें अल्काइल सॉल्यूशन डाल दी जाती है। अल्काइल सॉल्यूशन ऐड करने के बाद जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड था वो हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड। अब ये याद, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, ये है इसके बाद। तो ये मैंने मिस कर दिया था, ये याद रखिएगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद पहले डीनेचुरेशन कराते हैं अल्काइल से, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज करना जरूरी होता है। फिर नाइट्रोसेल्युलोज शीट जो है उसके ऊपर रख दी जाती है, जैसा डीएनए उधर जेल में है वहां का वही का वही नाइट्रोसेल्युलोज शीट में आ जाता है। बात क्लियर होगी। अभी हमें नाइट्रोसेल्युलोज शीट पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। अब नाइट्रोसेल्युलोज शीट को एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, प्रोब्स पड़े हुए हैं, छोटे छोटे प्रोब्स पड़े हैं, ये रेडियोएक्टिव प्रोब्स है, छोटे छोटे टुकड़े, जो हमें पहले से ही पता था कि ये जो रिपीट है ये मिलेगा, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स हमें पता है ना, सीक्वेंस हमें पता है पहले से कि ये सीक्वेंस है रिपीट होता है, तो उसके प्रोब बना लिए उसके अकॉर्डिंग ना। अब बहुत सारे प्रोब इसमें डाल दिए, है ना, 10 सीक्वेंस का कोई प्रोब था सपोज, हमने अभी देखा ए टी, पैन नहीं चल रहा, ए टी जी ए, यहाँ पे लिख लेते हैं ए टी ए टी जी ए जी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 सी जी, ये 10 है। तो इसी का प्रोब बनाएंगे, है ना। इसका प्रोब कैसे बनेगा, टी, टी का अपोजिट होगा ए का अपोजिट होगा टी, टी का अपोजिट ए, सी टी सी जी जी सी, ये हो गया प्रोब। प्रोब इज रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव बनाया जाता है भाई, इसमें ऐसा फॉस्फोरस डाल देते हैं, फॉस्फोरस जो है रेडियो एक्टिव होता है ना, तो ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है, ये प्रोब जो है रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। तो इसको जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिला, है ना, तो ये वहीं पे जाके इससे बॉन्डिंग कर लेंगे, ये बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। बात समझ में आई। तो ये सॉल्यूशन में प्रोब डाल दिए गए हैं, इसके इसमें डाल दी गई है ये नाइट्रोसेल्यूलोज की जो शीट थी, नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट थी, ठीक है। नाइट्रोसेल्यूलोज शीट पे यहाँ पे थे ये बैंड्स। अभी मैं एक ही का बैंड बना दे रही हूँ, सपोज क्राइम सीन वाले का, यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होगा, फिर उससे थोड़ा छोटा होगा, फिर उससे थोड़ा छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, है ना। अब वेरिएबल नंबर जो एंडोन्यूक्लियस काटती है वो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट से थोड़ी ना काटती, कहीं से भी उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है वहीं से काटती है ना। तो अब भाई प्रोब जो डाला है वो इसमें शीट डालेगा तो उसको हिला देते थे को, अभी प्रोब ना अपना अपना जो जैसे उनको जहाँ जहाँ अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा डीएनए वहां पर जाके ये अटैच हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे इतने पर्टिकुलर एरिया में कॉम्प्लीमेंट्री एरिया मिल गया, इसको यहाँ अटैच हो गया, यहाँ पे भी था इसका, ये यहाँ अटैच हो गया, यहाँ पे मिल गया इसको अपना कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ मिल गया, ठीक है। तो जहां जहां इसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट मिला वहां वहां प्रोब जाके अटैच हो गए, ओके। इसके बाद की जाती है वॉशिंग। अब जो एक्स्ट्रा बचे प्रोब तो बहुत सारे डाले थे भाई, एक तो ही ना प्रोब डाला, बहुत सारे प्रोब डाले, क्योंकि हमें क्या पता कितनी बार रिपीट हो रहा है ये पर्टिकुलर बंदे में, हो सकता है 10,000 30,000 से बार रिपीट हो रहा हो, है ना, तो हमें तो नहीं पता था, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोब डाले थे।
इजंट इट? अब वो एक्स्ट्रा है उनको हटा दिया जाएगा वॉश करके। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप होती है नाइट्रोजन शीट को निकाल के उसको थोड़ा ड्राई कर लेते हैं। उसको ड्राई कर लिया, अब इस शीट के ऊपर लगा दी फोटोग्राफिक फिल्म। इसके ऊपर एक लगा दी फोटोग्राफिक शीट, ये है फोटोग्राफिक शीट। फोटोग्राफिक शीट के ऊपर डाली गई एक्स-रेज। अब जहां जहां पे जो रेडियो एक्टिव प्रोब अटैच हुए हैं वो रेडियो एक्टिविटी शो हो जाएगी फोटोग्राफिक शीट पे बैंड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम जरा देख लेते हैं हमने कहाँ कहाँ बैंड्स बनाए थे। दो यहाँ था, एक दो एक यहाँ पे। ठीक है, तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, फिर यहाँ मिला है, फिर यहाँ मिला है, फिर यहाँ मिला है, ऐसे कुछ मिला है ना, ऐसे बैंड्स बनाए। तो ये फिर आप देख सकते हो बैंड्स के फॉर्म में। एक्सरे डालने के बाद एक्सरे डालते हैं और फोटोग्राफिक शीट के ऊपर एक्सरे डाला जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। भाई डीएनए के बैंड्स देखने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस। अभी बात समझ में आई कुछ कुछ? ये देखो मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहले हमने डीएनए निकाला, फिर उसकी पीसीआर करेंगे। भाई डीएनए एक ही था तो हमने उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई पहले तो, है ना। फिर उसको डाइजेस्ट कराया गया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पर्टिकुलर साइट ढूंढती है और उस डीएनए को बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देती है। फिर उनको सेपरेशन कराया गया सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ना। फ्रेगमेंट्स, बड़े फ्रेगमेंट्स जो है पीछे रह जाएंगे, उसके आगे थोड़ा छोटा, उससे और छोटा, उससे और छोटा और उससे छोटा, ऐसे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, है ना। हो सकता है किसी में ज्यादा मिले, ज्यादा काट दिया उसने, किसी में 5 मिली, किसी में 10 मिली, कितने फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं ना। तो ये फ्रेगमेंट्स ऐसे मिल जाते हैं। तो ये हो गया, डाइजेशन हो गया, सेपरेशन हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर डीनेचुरेशन कराया जाएगा जैसे सेल, है ना। इनको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाया जाएगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड एल्केनी सॉल्यूशन डाल दी थी, है ना। फिर सदन ब्लॉटिंग की थी। सदन ब्लॉटिंग मतलब इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज शीट रख दी थी और उसको प्रेस कर दिया गया था। तो जहां जहां ये बैंड्स है वहीं वहीं पूरा डीएनए नाइट्रोसेलुलोज शीट पे छप के आ जाता है, पूरा डीएनए उस पे आ जाता है। फिर कराया जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब वही प्रोब डाले गए, रेडियोएक्टिव प्रोब डाले गए, जहां जहां उनको अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिला वहां वो प्रोब जाके अटैच हो गए, हाइब्रिडाइज हो गए। ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो गया, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पे, ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो गया, ऐसे यहाँ हो गया, लाइक दिस। हाँ, ये हाइब्रिडाइज करना जहां जहां इनको अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दिखे। ठीक है, अब ये दूसरे स्ट्रैंड से थोड़ी ना अटैच होंगे, इसी स्ट्रैंड से तो होंगे। ओके, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड का तो हमने जो है प्रोब बनाया है, दूसरे स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट नहीं बनाया है, इजंट इट। हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसके ऊपर, इसके बाद क्या किया, फोटोग्राफिक शीट रखी इसके ऊपर और उसमें एक्स डाल दी। एक्स डालने के बाद हमें जो है बैंड्स मिलते फोटोग्राफिक शीट पे, ब्लैक कलर के बैंड्स मिलते, ठीक है। और बैंड्स को नोटिस किया गया। ये वाली बात समझ में आ गई? ये देखिए, अब हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं। पहला तो ये डीएनए का निकाला गया, ये डीएनए निकाल दिया, दिख रहा है आपको, ये पूरा थ्रेड जैसे ही डीएनए दिख रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल डीएनए। इस डीएनए को क्या किया, इसकी मल्टीपल कॉपी बनाई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या किया जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कराया जाता है। भाई एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनाए जाते हैं, सेम टू सेम डीएनए कॉपी हो जाता है। तो इसकी 3 स्टेप होती हैं। डीनेचुरेशन, पहले तो भाई सेपरेट कराएंगे, डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए, उसको अलग कराएंगे स्ट्रैंड्स को 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर एनीलिंग होती है, इसमें प्राइमर वगैरह ऐड किए जाते हैं और इसमें कुछ जो है एंजाइम्स वगैरह डाली जाती है ना। तो ये देख सकते हैं आप, जो है कॉपी हो रहा है ये डीएनए, एक्सटेंशन हो रहा है, लास्ट स्टेप ना, एक्सटेंड होती जा रही है, पूरी ऐसे लंबी बन जाएगी चेन। तो डीएनए बन गया, 2 डीएनए बन गए, कॉपी हो गई ना, सेम टू सेम। ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। फिर आता है इको R1, यहाँ पे तो इको R1 ली गई है। अब आप देख सकते हो जहां पे भी इको R1 को, ये एक एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन। एक एंजाइम है जहां पे इसको GAATTC और GAATTC, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। यहाँ से पढ़ रहे हो तो भी यही पढ़ा जा रहा है, यहाँ से पढ़ रहे हो तभी यही पढ़ा जा रहा है। तो ये क्या करती है, G और A के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको ये तोड़ देती है, ठीक है। ये G और A के बीच में जो बॉन्डिंग है
उसको एक प्रोटीन है। और हमें स्टिकी एंड्स मिलते हैं, ये स्टिकी एंड्स होते हैं, ब्लंट एंड्स अलग होते हैं, ये स्टिकी एंड्स हैं, ठीक है, ऐसे स्टिकी एंड्स मिलते हैं। ओके, तो ये एक फ्रेगमेंट ये टूट गया, एक फ्रेगमेंट ये टूट गया, है ना, ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे डीएनए के। गेटिंग माय पॉइंट। फिर उन फ्रेगमेंट्स को वो इस बेल्स में डाला जाता है। यहाँ पे सपोज क्राइम वाले का जो हमने लिया था सैंपल, उसका डीएनए डाल दिया, यहाँ पे सस्पेक्ट का डाल दिए, बी सी सस्पेक्ट के डाल दिए गए, है ना। अब ये डीएनए क्या होगा, देखो ये ध्यान रखिएगा, डीएनए को नेगेटिव साइड में डाला जाता है, जो वेल्स होते हैं वो नेगेटिव साइड में होते हैं, यानी कैथोड है, दिस इज एनोड। पॉजिटिव साइड भागेगी, पतला जितना शॉर्टर बैंड होगा वो आगे भागेगा, ये शॉर्टर है, शॉर्टेस्ट है सबसे, है ना, लॉन्गर बैंड से सबसे पीछे भागेंगे, बड़े बड़े बैंड से लॉन्गर है, क्लियर। तो ऐसे डीएनए जो है मूव करना शुरू होता है, जैसे इसमें करंट पास होता है ना, तो इस जेल में ये डीएनए भागता है, होल्स होते हैं इसमें से निकलने के लिए भागता है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम क्या करते हैं, सडन बॉन्डिंग में आते हैं, है ना। इससे पहले जो एक स्टेप मैंने आपको बताई थी डीनेचुरेशन की, वो भी की जाती है, ठीक है, इसका डीनेचुरेशन कराया जाता है बैंड्स का, अलग अलग डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, एल्कली डाल के। फिर जो है एक्स, ये आप देख सकते हैं नाइट्रोसेलुलोज की, ये स्पेलिंग गलती की हुई है, नाइट्रोसेलुलोज की शीट है, मेम्ब्रेन है, इसको रखा गया, ये जेल था, जेल के ऊपर ये शीट है, इसके ऊपर फिल्टर पेपर रख के, टिश्यू पेपर रख के, ग्लास प्लेट रखी, वेट रखा, तो ये जो डीएनए जेल पे था वो सारा का सारा कहाँ आ गया, नाइट्रोसेलुलोज की शीट पे आ गया, क्योंकि जेल हुआ बहुत डेलिकेट है, अगर आप हिलाओगे ना, ऐसे अभी प्रोब डालोगे ना, फिर हिलाओगे थोड़ा सा तो वो टूटेगा, इसलिए नाइट्रोसेलुलोज जो शीट है वो स्टेबल है, उस पर ये कॉपी कर दिया जाता है, ठीक है। नाइट्रोसेलुलर शीट पे आके उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या किया जाता है, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ बैंड्स नजर आएंगे, है ना, प्रोब डाला, प्रोब के बाद प्रोब जहां जहां उसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिला वहां वहां हो जाके अटैच हो गए। अब आपको ये इस तरीके से कुछ जो है बैंड्स नजर आएंगे। तो क्राइम सीन के जो बैंड्स थे वो ये समझ लीजिए ये थे। अब सस्पेक्ट हमारे तीन है, ए बी सी, ये तीन है, 1 2 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 2 3, सेम टू सेम मैचिंग किससे हो रही है आप देख सकते हैं, कौन सा इसमें से जो है जिसने किल किया है, मर्डर किया है, जो मैं पहली स्लाइड में देखा था, तो मर्डर इज द सस्पेक्ट बी, या सस्पेक्ट नंबर 2। यू कैन सी द बैंडिंग पैटर्न हियर, यहाँ पे भी ये है, वेरिएबल नंबर ऑफ 10 तो सेम टू सेम आ रहे हैं इसके, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं, पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं, है ना। इवोल्यूशन में भी इसका यूज होता है कि भाई इवोल्यूशन कैसे हुआ है वो भी पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया है, ठीक है। This is all about for today. Thank you for watching my video and please give your valuable feedback. फीडबैक देते हुए प्लीज समझ में आ रही है वीडियो मेरी नहीं आ रही है वो बता दीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बिकॉज मैं ऑन द डेली बेसिस और आफ्टर 1 or 2 days आई एम अपलोडिंग 1 or 2 videos for you, and I will complete the whole syllabus of 11th and 12th that I assure you. Thank you for watching.